इस साल के सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस में या पॉलिटिकल अफेयर में बिहार का चुनाव ही आएगा। बिहार का चुनाव दरअसल एक तरह से हमेशा से लिटमस टेस्ट रहा है, कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए तो जरूरी। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद 15 में जिस तरह से बिहार चुनाव के इर्द गिर्द जो साजिशें रची गई, जो अवार्ड वापसी और तमाम तरह की बातें हुई, तो ये तो तय है कि बिहार के चुनाव को विपक्ष बहुत सीरियसली लेता है और उसको ये उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं हम बिहार के चुनाव में अगर अच्छा कर जाएं तो लोकसभा चुनाव और उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके इफेक्ट को कुछ कम कर सकते हैं। या विपक्ष ऐसा न भी सोचे लेकिन उसका इकोसिस्टम ऐसा हल्ला मचाने में जुट जाता है। अब बात यह है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर अगर हम लोग एक नजर डालें तो बिहार के चुनाव में मेनली दो पार्ट हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, जेडीयू और छोटी पार्टियां मिला के एनडीए, और दूसरी तरफ यूपीए या इंडिया अलायंस, जो कि कभी पैदा होता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी लोकसभा चुनाव के लिए रहता है, कभी फिर विधानसभा चुनाव में आता है, कभी उसका नाम महागठबंधन हो जाता है। तो बहुत तरह के उसके साथ उसको फ्री हैंड है। उसके जो खुद के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसके जो खुद के बहुत सारी कमियां हैं, उसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि एक लाइन पता नहीं कहां से उठाकर लोग ले आए हैं कि जो पत्रकार होता है, जो मीडिया होती है, वो सरकार से सवाल करती है, और अगर सरकार से हम सवाल कर रहे हैं इसलिए बाय डिफॉल्ट जो सरकार के विरोध में है वो सही हो जाता है। अब ये सही होता भले नहीं है, लेकिन मीडिया का यही हाल है। दूसरी बात ये भी है कि मीडिया को अपनी दुकान चलानी है, और उस दुकान के चलते रहने के लिए जरूरी है कि अभी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम है जो कि अभी सरकार में है, उसके अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाए ताकि एक बैलेंस दिखाने की कोशिश की जा सके और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा आईबॉल कैच हो। लेकिन जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और जो छोटी पार्टियों का एनडीए गठबंधन है, इसके लिए कोई चैलेंज बहुत ज्यादा बिहार के चुनाव में दिखता नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं, अगर एनडीए के वोटर्स ज्यादा कंफर्टेबल हो गए और वोट करने नहीं निकले, या कुछ बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया तो बात अलग है। लोगों में जिस तरह से हमेशा बीमारी आ जाती है कि नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो एक बार ट्राई करने में, दिल्ली में एक बार ट्राई किया गया था तो वो लोग 10 साल 12 साल तक रह गए, और दिल्ली का जैसा बेड़ा गर्क किया है वो अभी की बरसात में लोगों ने देखा कि पिछले साल के बरसात में दिल्ली में लोगों को कितनी परेशानियां हुई और इस साल कितनी परेशानी हुई। तो फर्क समझ में आता है, लेकिन लोग अपना ही बर्बाद करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई विशेष सोच ना आई और इस तरह की अगर मेंटेलिटी लोगों में नहीं आई कि अच्छा कॉम्प्लिसेंट हो जाएं और आराम से हाँ ठीक है हम वोट ना भी करें या एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो एनडीए बीजेपी को, जेडीयू को हटाते हुए कोई दिख नहीं रहा है, और वो लोग बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अब चुनाव में जो चुनाव के समय जो सेल और बोनांजा निकलता है, जिस तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिशें होती हैं, जो गवर्नमेंट में रहता है वो लगातार नए नए घोषणाएं करता है, तो उस तरह बिहार सरकार ने घोषणाएं की हैं बुजुर्गों को और महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, और जितने भी पेंशनर्स हैं जो गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, या तो दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो या फिर विधवा महिलाएं हों, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम को ट्रिपल कर दिया है। 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिए हैं, लगभग ट्रिपल हो गया है वो। उसी तरह जो लोअर लेवल पर काम करने वाले गवर्नमेंट के लोग हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है लेकिन इंसेंटिव बेसिस पे काम करते हैं या एक छोटे ऑनरेरियम के बेसिस पर काम करते हैं, उनकी सैलरी भी, उनके ऑनरेरियम को भी डबल करने की बात कही जा रही है और करने की घोषणा भी हो चुकी है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने बिजली के दरों को फ्री करने के लिए और 125 यूनिट तक बिजली को मुफ्त करने के लिए, साथ ही साथ उनके घरों में जिनके यहाँ 125 यूनिट तक इस्तेमाल होता है उनके घर सौर बिजली के लिए भी वादा किया है। और बिजली का रेट जो बिजली पे जो और इलेक्ट्रिसिटी पे इनफैक्ट जो सब्सिडी देने की गवर्नमेंट बात कर रही है वो इसी महीने से लागू हो जाएगा, और जुलाई के महीने का जो बिल आएगा उसमें ही 125 यूनिट तक मुफ्त किया जाएगा। तो इस तरह के सेल और बोनांजा भी वोटर्स को मिल रहे हैं, और ये भी एक प्लस पॉइंट ही है एनडीए बीजेपी जेडीयू के लिए। और ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं बीजेपी एनडीए के यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस, उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से
बहुत तरह के वादे कर रहे हैं। हालांकि उनके पास ना बिहार का आर्थिक आंकड़ा है, ना बिहार का अर्थतंत्र की समझ है उनको, और वो वादे किए जा रहे हैं, वो कैसे निभाएंगे भगवान जाने। हम लोगों ने पंजाब में देखा, बहुत सारे वादे किए गए थे और आज उनका क्या हाल है कोई नहीं जानता। कर्नाटक में बहुत सारे वादे किए गए थे, उनका क्या हाल है कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश में तो पेट्रोलियम के महंगे होने की बात की गई और उसके बाद इलेक्शन खत्म होते के साथ फिर से पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए गए थे। तो जो स्थिति है वो आज के डेट में जो सरकार में है उसके साथ ज्यादा बेहतर है, और उन लोगों ने जिस तरह से बहुत सारी छूट और बहुत सारे सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च किए हैं, ये भी लोगों के फायदे के लिए ही है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बार बार बात हो रही है, लेकिन बिहार में जो सरकार आज भी चल रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जिस भी तरह काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री ही नहीं रहते, उनके साथ के कैबिनेट मंत्री रहते हैं। और बेसिकली इसको जो इनर सर्कल के हैं और जो बहुत सीनियर आईएएस हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इसको चला रहे हैं। और वो इसको चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के आइडियाज को लेके, उनके विजन को लेके, और उन्हीं विजन उन्हीं आइडियाज को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसमें भी बहुत अच्छी तरह से सरकार काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस और माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर जितनी बातें हो रही हैं उतनी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत क्लियर विजन और थॉट है कि हमें क्या करना है और कितना करना है। वादे तो बहुत किए जा सकते हैं लेकिन उनको निभाया नहीं जा सकता, उसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कॉम्प्लिसेंसी नहीं आई वोटर्स में और वोटर्स ये ना सोचें कि अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, तो बहुत ज्यादा चेंज आने वाला नहीं दिखता। और 2020 में एक बहुत बढ़िया चांस था आरजेडी के पास, उसको भी उन्होंने अब गंवा ही दिया है लगभग, और मुझे नहीं लगता कि वो 2020 का भी अपना परफॉर्मेंस रिवाइज कर पाएंगे। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आरजेडी कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास वही ओल्ड कास्ट पॉलिटिक्स और वही नारे, उसी तरह की बातें, और वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी जिसमें बहुत ज्यादा एक मस्खरापन और बहुत ज्यादा एक मतलब तनाव या गर्मी या हठधर्मिता टाइप की चीजें आती थी, वो ज्यादा उसमें दिखता है। आदरणीय तेजस्वी यादव भी जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, अभी उन्होंने पत्रकारों का जवाब देते हुए सूत्रों को मूत्र बता दिया, तो जिस तरह का एटीट्यूड दिख रहा है वो एटीट्यूड बहुत ज्यादा उनके सपोर्ट के लिए, बहुत ज्यादा उनके अच्छे के लिए नहीं है। और लोगों को वो एरा वापस याद आ रहा है, और आरजेडी का, कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो उनका पॉलिटिकल लाइन है कि हम कास्ट के ऊपर बात करेंगे, कास्ट कास्ट करते रहेंगे, वो बहुत ज्यादा कुछ उनको फल देने वाला लगता नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी जो डेस्परेट है एम फैक्टर को, एम वाई समीकरण में जो एम को संभालने के लिए, एम के लिए उनकी जो डेस्परेशन है वो इतनी ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं वाई को भी हर्ट कर रही है। हालांकि बाकी पिछड़े जिनको कहा जाता है, या बाकी जिनको जो हरिजन वर्ग है जिसको दलित कहा जाता है, वो तो उनको तो और ज्यादा लाभ नहीं मिलना, क्योंकि आप भले एम वाई समीकरण की बात कर लो, आपका कास्ट भले वाई हो, लेकिन जो जमीन पे एम के साथ झगड़ा है वो उसी वाई का ही है, वो उसी पिछड़े का ही है, वो उसी हरिजन, उसी दलित का ही है। इसलिए आप इसको और जिस तरह से डेस्परेट आप दिख रहे हो एम वोट्स के लिए, वो तो और ज्यादा इफेक्ट आपको करेगा, वो वाई को और भटका रहा है और भड़का ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है एच फैक्टर 1990 का ये दौर नहीं है, 1995 का ये दौर नहीं है। आज के दौर में एच फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई फैक्टर से। लोगों को अपने कास्ट से ज्यादा ऊपर अपने धर्म को लोग देख रहे हैं, और लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इसको, और जितने डेस्परेट कांग्रेस होगी, जितनी डेस्परेट आरजेडी होगी इन एम फैक्टर को लेके, उतना ज्यादा वो लूज ही करते चले जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। हो सकता है वाई फैक्टर का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आ जाए, लेकिन बाकी के सारे एक तरफ गोलबंद हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से नग्नता के साथ, जिस तरह के पार्शियलिटी के साथ डेस्परेशन दिख रही है आरजेडी, कांग्रेस और पूरे उस इंडी ब्लॉक की एम फैक्टर के लिए, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट होने जा रहा है। उनका वाई फैक्टर इफेक्ट होगा, उसके साथ जो अदर एच फैक्टर है वो भी इफेक्ट होगा। और आरजेडी और कांग्रेस और उसका जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, वो तो अगर क्राइम की बातें कर रहा है तो ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, ये हंसने से ज्यादा कुछ नहीं है। पहले भी आरजेडी के राज में और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज में सरकार नहीं करती थी, लेकिन गवर्नेंस नाम की तो चीज ही नहीं थी।
उनके जो चेले चपाटे जो चट्टे बट्टे थे वही लोग करते थे, लेकिन उस दौर को भूलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्राइम की जहां तक बात है, वो एक बहुत फेमस है ना कि वन डेथ इज डेथ, मोर देन वन इज जस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो वो स्टैट्स बहुत सारे बता रहे हैं, न्यूज चैनल्स हल्ला मचा रहे हैं, क्राइम बढ़ गया है, ये है वो है, वो चीजें ठीक है। लेकिन जब आप बिहार के न्यूज़पेपर्स को रोज उठा के देखोगे, पिछले 5 साल के दौरान भी अगर देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बढ़ा है, रिपोर्टिंग अचानक से भले बढ़ गई है, वो उस तरह की हत्याएं और उस तरह के क्राइम पहले भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। अब उसकी रिपोर्टिंग बढ़ गई है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और ये इसको एक फैक्टर बनाने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश पर शासन किया है, उनका जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा शोर मचाता है, उसके सामने भोंपू बहुत सारे हैं, इसलिए वो शोर आपको दिखता है। लेकिन जो सच है वो ये है कि इस तरह के क्राइम्स हमेशा होते हैं, होते रहे हैं। और आप सिर्फ बिहार नहीं, किसी भी राज्य में किसी भी सुबह कोई भी अखबार उठाकर पढ़ लें, उसमें आपको इस तरह से मर्डर की कहानियां मिलेंगी ही, इस तरह के क्राइम की कहानियां मिलेंगी ही। इसलिए बहुत ज्यादा इसको ये कह लेना कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम का फेलियर है, वो जिस तरह से उस दौर में था, पुराने दौर में, वो सिस्टम का फेलियर आज के डेट में उतना नहीं है जितना पहले था। इसलिए लोगों को ये चीज इफेक्ट करती है, लोगों को जमीन पे उनका एम के साथ बाकियों का क्या रिलेशन है, एच फैक्टर कितना स्ट्रांग है, वाई फैक्टर को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, ओबीसीज को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, एससी एसटीज को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और जमीन पे जो वो फील करते हैं, वोट उसी के अनुसार देते हैं। एक जन सुराज करके एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जन सुराज की क्रेडिबिलिटी इसलिए संदिग्ध है क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की। उनका एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था कांग्रेस के साथ और वो ये चाह भी रहे थे कि कांग्रेस को फिर से रिवाइव किया जाए और वो खुद उसका पार्ट बनना चाहते थे। अब क्या उनके उस प्रेजेंटेशन में ये बातें हुई कि हम एक थर्ड फ्रंट बना के बीजेपी के वोट्स काटेंगे, सुशासन की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे और कांग्रेस के लिए एक प्रेशर कुकर या कांग्रेस के लिए एक प्रेशर कुकर की सीटी वाला जो प्रेशर निकल जाने के लिए कंट्रोल्ड प्रेशर रखने वाला काम करेंगे, बीजेपी के अगेंस्ट एक फ्रंट बनाएंगे? क्या ये बातें हुई थी उनकी, या ये बातें हुई थी कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट हैं? वो चीज अभी दिख नहीं रही। और ये जनसुराज इसलिए भी बड़ा फेलियर होने वाला है क्योंकि बिहार ने आदरणीय जेपी का आंदोलन देखा है, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट को देखा है, उससे निकले नेताओं को देखा है और उनके एटीट्यूड को देखा है। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को इस तरह के नए विचार या नए आइडिया या इस तरह के आंदोलन, या आदरणीय प्रशांत किशोर जैसे कहते हैं कि आंदोलन में उनका भी विश्वास नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के फेलियर से शायद सबक ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के नए विचार बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट करने को मुझे नहीं लगता तैयार होंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इसमें किस तरह से उन्होंने हाथों को अपने जलाया है और आदरणीय जेपी के आंदोलन से जो लोग निकले उन लोगों ने किस तरह से राजनीति चलाई है। इसलिए बहुत ज्यादा चेंज के मूड में लोग तो नहीं देखते। हालांकि ये है कि लोग बोलते हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बोलते हुए लोग हैं वो एक बहुत छोटा हिस्सा, 1% सिंगल लोअर डिजिट में होंगे या उससे भी कम डेसिमल्स में होंगे, क्योंकि वो लोग जो बोलते हुए दिखते हैं वो अलग चीज है। जो साइलेंट वोटर है वो अपना रोल इंपॉर्टेंटली निभाता है। और जहां तक आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो आइडियाज दे रहे हैं, तो बिहार का एक एवरेज बिहारी हमेशा इस तरह की बातें कर लेता है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक रिटायर्ड आईपीएस है और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप जितने भी क्रिमिनल से भी बात कर लो ना, जो बड़े माफिया बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। उनका पब्लिक में जो बातें करते हैं वो बहुत इफेक्टिव रहती है, वो बहुत इफेक्ट करती है लोगों को, वो बहुत पसंद आता है लोगों को। इसलिए वो बोलने में बहुत चतुर होते हैं, लेकिन वो बोलना जो है वो डायरेक्टली लोगों को इंपैक्ट करेगा या नहीं, ये बहुत बड़ी एक बात है और बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, इस बात में बहुत शक। ये भी एक जन सुराज के लिए वो गड़बड़ बात है, क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो अच्छी अच्छी बातें भले कर ले, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स को जुटा ले, रिटायर्ड ऑफिसर्स को, या जिन्होंने छोड़ दिया है नौकरी उनको जुटा ले, लेकिन ऑफिसर्स अगर चला पाते बहुत अच्छे से तो वो पहले भी चला चुके होते ना। उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, इसलिए आज अगर आप दुर्दशा की बात कर रहे हो बिहार की, तो आज वो दुर्दशा इसलिए बहुत ज्यादा उसका भी इफेक्ट होने वाला नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिहार की राजनीति और बिहार के लोग 1990-2000 के दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं और आज लोग उस तरह की पॉलिटिक्स को
देखना नहीं चाहते, उस तरह की पॉलिटिक्स में बहुत ध्यान नहीं देते, उस तरह की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि एक वर्ग है जो अभी भी उसमें डूबा हुआ है, एक वर्ग है जो आज भी उसमें लगा हुआ है, एक वर्ग है जिसके पांव में जूते नहीं है, जो फटी हुई धोती पहन रहा है, जो गंदे कपड़े पहन रहा है, लेकिन वो वोट अपने कास्ट के नाम पे जाके दे रहा है। लेकिन वो वर्ग भी बहुत छोटा हो गया है। यहाँ के लोग जब बाहर पढ़ने गए, यहाँ के लोगों को जब बाहर का एक्सपोजर मिला, तो लोग जानते हैं कि एक दिन में चीजें चेंज नहीं होंगी। बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार में जो डिमांड है, उसके अगेंस्ट में सप्लाई उतनी नहीं है। लेकिन बिहार के लोग ये भी जानते हैं कि गवर्नेंस अगर है तो सप्लाई धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे हो भी रही है। गवर्नेंस न रहे और वो दौर आ जाए काला दौर, तो वो तो गवर्नेंस खत्म हो जाती है और फिर उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और इसलिए लोग समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और कौन अच्छा है। भले वो पूरा कंप्लीट परफेक्ट ना हो, लेकिन उनके लिए क्या अच्छा है उसको लोग समझते हैं। एसआईआर जो बिहार में हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक बहुत बड़ा हेल्प होगा और निश्चित तौर पर ये बड़ा हेल्प बीजेपी और एनडीए के लिए ही होगा। कभी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसके अगेंस्ट में है, इकोसिस्टम इसके लिए रो रहा है। और जितना ये लोग इसके लिए रोएंगे, जितना एम फैक्टर के लिए रोएंगे, उतना ज्यादा इनका बाकी का वाई फैक्टर और बाकी के एच फैक्टर में जितने लोग हैं वो भी इनसे छिटकते ही चले जाएं। बिहार में एक बड़ा वर्ग जो वोटर्स का है वो महिलाओं का है। हाँ, ये भी सही है कि उसमें से कुछ महिलाएं 10%, 15%, 20% अपने परिवार के दबाव के चलते भले वो चली जाएं आदरणीय नीतीश कुमार के खिलाफ, दूसरे पार्टियों को वोट करें, लेकिन बिहार की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग, और अब तो सरकार ने यह भी कर दिया है कि जो 35% का क्षैतिज आरक्षण यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है 35% वुमेन को, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। तो ये एक और बेनिफिट है महिलाओं के लिए बिहार में, और वो एक बड़ा वोटर वर्ग है आदरणीय मोदी के लिए और आदरणीय नीतीश कुमार के लिए। और महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और उनको पता है कि उस दौर में वो नहीं जाना चाहेंगी। भले आज मीडिया कुछ भी क्राइम का दिखा ले, लेकिन जमीन पे जो स्थिति है वो महिलाओं के लिए बहुत मुफीद है। जमीन पे जो स्थिति है उसमें आमतौर पर महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं, और उस वोटर वर्ग को इफेक्ट करना बहुत मुश्किल है आरजेडी और कांग्रेस के लिए। जो नॉन रेजिडेंशियल बिहारी हैं, जो बाहर का एक्सपोजर है जिनको, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए और आदरणीय नीतीश कुमार के लिए। वो भले शिकायतें करें, लेकिन उनको उम्मीद भी इन्हीं से है और बहुत सारी उम्मीदें पूरी हुई हैं। ट्रैक रिकॉर्ड भी इनके पास है, इसलिए भी उनको इस पे भरोसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो साइलेंट वोटर्स हैं। भले न्यूज चैनल कितना चिल्ला लें, भले लोग सड़कों पे खड़े होकर जो बकैत रहते हैं, जो भाषणबाज रहते हैं, वो कितनी बातें बोल लें, भले लोग कितना ही बोल लें एक बार ट्राई करना चाहिए, ये इफेक्ट डाल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन साइलेंट वोटर्स ज्यादा समझदार होता है। उसको ये समझ में आता है कि लोग बोलने को बहुत कुछ बोल लेते हैं, दिल्ली में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, और फाइनली वहां पर दिल्ली के लोगों ने जब अपने आप को सुधार लिया, तो इस तरह के बोल वचन पे बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले हैं नहीं लोग। फिर सबसे बड़ी बात, इंडिया अलायंस की अंदर का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कांग्रेस आज भी पता नहीं तेजस्वी यादव जी को नेता मानने को तैयार है या नहीं है, और उससे ज्यादा लोग वोट करते समय क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक 9th ग्रेडर को वो लोग राज्य चलाने को दे देंगे, ऐसे को दे देंगे जिसके सामने बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रहेंगे, वो उनके सामने काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, लोग ये देखते हैं कि भाई हम क्यों नहीं हो सकते। अगर कोई 9th ग्रेडर मुख्यमंत्री और विधायक बनने की सोच सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। और ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए। कोई ये मतलब आंख मूंद के सपने में भी ये विश्वास करने में असमर्थ है कि एक 9th ग्रेडर उनका मुख्यमंत्री, उनका नेता बन जाएगा। और कांग्रेस और आरजेडी और इन लोगों की सबकी इंडिया अलायंस की जो एम फैक्टर के लिए इतनी लड़ाई है, वो इसीलिए है ताकि वो जो विपक्ष वाला केक है उस केक का बड़ा हिस्सा खुद पा सके। और इसलिए ये जो डेस्परेशन है ये उनके लिए और बुरा होते चला जा रहा है। और अगर लोगों के मन में कोई बहुत बड़ा रोमांटिसिज्म नहीं आ जाए, ये ना आ जाए कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये ना आ जाए कि नया है कुछ अलग करेगा, और लोग बेसिक लाइन से, अगर बेसिक आइडियाज से अगर हटते हैं तो ही कुछ बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट में लोग हटेंगे नहीं और इतना बड़ा कोई इफेक्ट उनको दिखा नहीं है आरजेडी के सरकार में आने के बाद, जो 2 बार वो सरकार के पार्ट भी रहे। तो
इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लोगों में वो रोमांटिसिज्म, बिहार के लोगों को जिनके पास हार्ट्स रियलिटी जिन्होंने देखी है, दूसरे राज्यों की तरह वो चीजें आएंगी इनके दिमाग में कि एक बार ट्राई करके देखते हैं या कोई नया आया है तो हाँ ये हो सकता है कि जनसुराज बीजेपी का वोट काट ले और इनको कुछ हैम्पर कर सके। हो सकता है कि एलजेपी भी कल बीजेपी और जेडीयू के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन एलजेपी हो या जनसुराज हो इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो सरकार में आने से रोक दे। वो ये कर सकते हैं कि वो कुछ हैम्पर कर सकते हैं। पिछले चुनाव में भी एलजेपी ने जेडीयू को इफेक्ट किया, बीजेपी को भी 3-4 जगहों पे इफेक्ट किया, लेकिन अगर वो अलग हो जाते हैं तो इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सकें, और अगर अलग नहीं होते हैं तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ही रहेंगे। जहां तक जनसुराज की बात है, कुछ पॉकेट्स में हो सकता है या कुछ लोगों में हो सकता है कि वो थोड़ा इफेक्ट करें, लेकिन इतना बड़ा इफेक्ट वो नहीं कर सकते, और बिहार का जो जनरल एक मेंटालिटी है उसको तो पक्का वो इफेक्ट नहीं कर सकते। और आदरणीय प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल गिमिक करने की और पुराना जो पॉलिटिकल गेम की, पुराना जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने की जो आदत रही है और जो सिस्टम रहा है, इसकी वजह से उनकी कोशिश तो ठीक है, लेकिन लोगों को भी उस पर भरोसा होगा ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए लोग जो हैं वो आदरणीय तेजस्वी यादव और आरजेडी कितनी बात कर लें कि हमने जॉब्स दिए, हमने ये किया वो किया 2 साल के सरकार में या 17 महीने के सरकार में, लेकिन सच ये है कि लोग उनको जिस नजर से देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं और जो आइडियाज वो लेके आ रहे हैं, जिन आइडियाज पर वो चल रहे हैं और जिस तरह के वो डेस्परेशन दिखा रहे हैं, जिस तरह की वो एक तरह से समस्या अपनी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, खुद को कर रहे हैं, मूत्र और सूत्र की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी दिखा रहा है। और लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि वो क्या इफेक्ट कर सकते हैं, क्या इंपैक्ट आ सकता है। और अभी तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बाद तो आरजेडी में और क्या होगा, परिवार में किस तरह से चीजें चलेंगी, वो और दिलचस्प होगा। इसलिए आरजेडी में अंदरूनी और इंडी अलायंस का जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को, आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को बिहार में हैम्पर ही कर रहे हैं। धन्यवाद।